हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकाश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर 2 जिसमें हम लोग लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने कहा था कि कार्टून और मैप जो है 5-5 नंबर के आते हैं, तो कार्टून साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कार्टून भी बताऊंगी। कार्टून का मैंने सेपरेट एक वीडियो बना रखा है, मैप और कार्टून के सेपरेट मैं वीडियो आप लोगों को बताऊंगी। और मैप मैं कोशिश करूंगी कि लाइव आके आप लोगों को अच्छे से समझाऊं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए मैप तो आपको पता ही है, 2-3 जो मैप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो उसके अंदर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर में ग्रेट वॉल और चाइना दिखा रखा है, मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम में वही क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अभी फिलहाल मैं सारे ही इंपॉर्टेंट मैप करा रही हूँ। उसके बाद उसमें से जो 10 मैप है कार्टून है वो मैं आप लोग को बता दूंगा जो एग्जाम में आप लोग को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पेपर का पैटर्न आप लोगों को पता ही है। एक जो ए होते हैं सेक्शन ए, उसमें 16 एमसीक्यू होते हैं, वो मैं आप लोगों को अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद आप लोगों को 16 और 17 क्वेश्चन जो होते हैं वो सोर्स बेस्ड होते हैं, जिसमें आपको पैराग्राफ्स दिए होते हैं, 4-4 क्वेश्चन होंगे। 8 नंबर का सेक्शन बी होता है। सेक्शन सी 8 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। सेक्शन डी होते हैं आपके 4 क्वेश्चन 5 नंबर एक होता है, यानी कि 20 नंबर का। और सेक्शन ई जो है मैप ऑन कार्टून है 10 नंबर का। और सेक्शन एफ 18 मार्क्स का है, जिसमें आपके 3 इंटू में 6 यानी कि 3 क्वेश्चन होते हैं आपके 6 मार्क्स के, 18 मार्क्स के। ठीक है, तो चलिए 2 मार्क्स से पहले क्वेश्चन बात करते हैं। डिस्क्राइब 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। देखिए नीति आयोग करंट टॉपिक है, नया टॉपिक है, इसीलिए नीति आयोग को बहुत अच्छे से करना है आप लोग को। ऑब्जेक्टिव 2 बताने हैं इसमें। आप नीति आयोग को 2-3 ऑब्जेक्टिव आप लोग लिख के कहीं पे भी नीति आयोग के लिए रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है राइट सरदार वल्लभ भाई पटेल हिस्टोरिकल रोल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। मैंने बताया आपको ये भी हमारा न्यू टॉपिक है कि किस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी 565 प्रिंसली स्टेट थे, सभी से नेगोशिएट किया, बातचीत करा, और एक एक करके धीरे धीरे उन्होंने सभी को आज़ाद होने से पहले भारत को एक साथ इंटीग्रेट किया। तो उसका उनमें हिस्टोरिकल रोल बताना। तो इसमें आपको बेसिकली कब पैदा हुए, कहाँ पे हुए, कौन कौन से उन्होंने आंदोलन के, 2-4 लाइन इंट्रोडक्शन दे देना। उसके बाद किस तरह से उन्होंने अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो आपको बताना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ नैम इन कंटेस्ट ऑफ इंडिया। नैम आप लोगों को फुल फॉर्म पता है, क्या पॉलिसी है वो भी पता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया के कंटेस्ट में बताना है कि इंडिया ने नैम को कैसे अपनाया, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव उसके इम्पैक्ट पर है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे बताना है। हाउ सिक्योरिटी काउंसिल हेल्प टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड पीस अमंग द नेशन। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल जो है, आपने पढ़ा यूनाइटेड नेशन के जो मेजर एजेंसी है, मेजर ऑर्गन्स है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। इसमें 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, और इसका मेन काम क्या है, देशों के बीच में सिक्योरिटी और शांति को बनाए रखना। तो इसमें इसके बेसिकली आपको इसके फंक्शन याद करने हैं, किसके, सिक्योरिटी काउंसिल के। तो इसको घुमा के दे रखा है, लेकिन आपको यहाँ पे बेसिकली फंक्शन ही लिखना है। नेक्स्ट सेक्शन डी, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन की जो वेटेज होगी वो कितने मार्क्स की होगी, सॉरी 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो राइट 4 प्रॉब्लम ऑफ प्रोसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। कि इंडिया को बांटने में, देखो पहले डिसाइड क्या किया गया था कि इंडिया और पाकिस्तान को ठीक है 2 भागों डिवाइड कर देंगे। जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया होगा उसको हटाकर इंडिया से उसको सेपरेट पाकिस्तान बना देंगे। लेकिन जब रियल में देखा गया तो ऐसा कोई एरिया ही नहीं मिला कि जहाँ पर केवल और केवल मुस्लिम पॉपुलेशन ही रहती हो। तो इसीलिए इंडिया से पाकिस्तान को अलग करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज का काम था। इसीलिए पाकिस्तान 2 भागों में डिवाइड था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। दूसरा, बहुत सारे जो पाकिस्तान लीडर थे वो भी वहाँ पे नहीं जाना चाहते थे। उसके बाद 2 हमारे जो स्टेट थे, बंगाल और पंजाब, उनको 2 स्टेट को भी अलग से डिवाइड किया गया। उसके बाद हमारे देश में केवल हिंदू और मुस्लिम ही नहीं रहते, और भी बहुत सारे माइनॉरिटीज़ हैं, सिख है, जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, क्रिश्चियन है, तो उन लोगों को भी बहुत दिक्कत। तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम्स बताने क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने में। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन द राम मंदिर इशू। राम मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट इशू है। तो आपको बताना है कि राम मंदिर इशू क्या था, कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, कब उसको डिमोलिश किया गया। डिमोलिश करने के बाद जो उत्तर प्रदेश है उसमें जो पॉलिटिकली काफ़ी चेंजेस आए थे, क्योंकि उस टाइम स्टेट के जो सीएम थे वो बीजेपी के नेता थे, कल्याण सिंह, उनको हटा दिया गया था। ठीक है, कोर्ट की ऑर्डर को ना मानने के लिए, क्योंकि जब वहाँ पे सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टेंशन का माहौल हो रहा था, तो कोर्ट ने उनको ऑर्डर किया था कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, देश में स्टेट में किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो, वायलेंस ना हो। बट वो अपनी सिचुएशन, वो जो स्टेट की सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाए, और फाइनली 1992 में
उसको डिमोलिश कर दिया, गिरा दिया गया, तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा पॉलिटिक्स में, ये सब चीज़ें आपको बेसिकली राम मंदिर के बारे में बताना है। नेक्स्ट है पॉजिटिव नेगेटिव कल्चरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मैंने आपको बता रखा है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, चाहे वो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है, चाहे वो कल्चरल कॉन्सिक्वेंस है, चाहे इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंस है, बट आने एक ना एक क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप लोग तीनों ही अच्छे से कर लो। तो यहाँ पे आपको बेसिकली सिर्फ कल्चरल कॉन्सिक्वेंस ही बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन अमेरिकाज रिलेशन ड्यूरिंग द प्री कोल्ड वॉर एंड पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने कहा था कि इंडिया और इजराइल के रिलेशन है, ठीक है। इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इंडिया इजराइल के फर्स्ट नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे आप लोग क्या बताएंगे, अमेरिका का प्री कोल्ड वॉर और पोस्ट कोल्ड वॉर से पहले इंडिया और भारत का क्या, इंडिया और अमेरिका क्या रिलेशन था, और पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद इंडिया का और अमेरिका क्या रिलेशन है, क्योंकि बहुत चेंजेस आए। कोल्ड वॉर से पहले हमारे रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद हमारे जो रिलेशन है इंडिया के और अमेरिका काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए, और अब फिलहाल बात करें जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, तब से इंडिया और अमेरिका के रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं, और ज़्यादा फ्रेंडली और अच्छे हुए हैं, उनके बीच में मतलब ट्रेड इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं। तो वो आपको दोनों ही कंटेस्ट में बताना है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, वो मैं आप लोगों को लिख देती हूँ। तो मैं आपको ओरली बता देती हूँ क्वेश्चन आप क्या है। वो क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों को करना क्या है, इसके अंदर जो साउथ एशिया चैप्टर पढ़ा आपने, तो वहाँ पे आप लोगों को बताना है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी वो स्टेबल क्यों नहीं रह पाई, वो कौन कौन से रीज़न है, वो यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग कहीं भी कॉपी में नोट कर लेना कि पाकिस्तान में आपको पता है कि स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं रह पाई, तो वो कौन कौन से रीज़न है, क्यों बार बार इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है, वहाँ पे जो मिलिट्री है वो बार बार रूल करने लगती है, तो वो यहाँ पे आपको 4 रीज़न बताने। चलिए नेक्स्ट हम सेक्शन एफ में आते हैं। हमारे जो 3 क्वेश्चंस होंगे 6 मार्क्स के, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि इसमें आपको एक क्वेश्चन के 6 मार्क्स मिलेंगे। तो पहला है कि द शाह कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1977 बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट, व्हाई वाज इट अपॉइंटेड एंड व्हाट वाज इन फाइंडिंग। समझ में आया आप लोगों को, जब इमरजेंसी खत्म हो गई, जनता दल की सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो जनता पार्टी ने इमरजेंसी के दौरान जो सिचुएशन थे उन सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए शाह कमीशन को बनाया गया था। जो चीफ जस्टिस, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, उनके लीडरशिप में बनाया गया था। उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की, इंदिरा गांधी को उन्होंने बुलाया भी, कुछ क्वेश्चंस पूछने की कोशिश की, पर इंदिरा गांधी ने किसी तरह कोई भी जवाब देने से मना कर दिया। इनकी जो रिपोर्ट है उसको तैयार किया, तो पूरा लिखना है कि आखिर क्यों वो अपॉइंट किया गया और क्या क्या उन्होंने उसमें से निकाल के दिया कि इमरजेंसी में क्या क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द लेजेसी ऑफ इमरजेंसी ऑफ 1975। ये इस चैप्टर के जो एंड पोर्शन है, जहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है, उससे जो लास्ट टॉपिक है, ध्यान रखना, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और नहीं मिले तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इसका आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत से बच्चे इनका आंसर का समझ नहीं पाते, क्वेश्चन को नहीं समझ पाते, तो अगर आप लोगों को भी नहीं समझ में आए तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना इस क्वेश्चन के लिए, मैं इसका आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। आप लोग उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हाउ डिड कश्मीर बिकेम इंडियाज इंटीग्रल पार्ट, कि कश्मीर किस तरह से भारत का एक अभिन्न अंग बना। यानी कश्मीर के इशू के बारे में पूरी प्रॉब्लम यहाँ पे लिखनी है। पहले स्टार्टिंग की प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम थी, और फिर आज के बारे में भी लिखना है, किस तरह से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और कंप्लीटली भारत के साथ उसको इंटीग्रेट कर दिया गया। ये बहुत ही एक हिस्टोरिकल कह सकते हैं ना कि हमारे लिए एक मोमेंट था कि जब पूरी तरह से आर्टिकल 370 को यहाँ से हटा दिया गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन बाय द प्रीवी पर्स एंड व्हाई डिड इंदिरा गांधी इंसिस्ट ऑन एबॉलिशिंग देम इन 1970। प्रीवी पर्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनके रूलर से बातचीत की, तो उनको एक एग्रीमेंट साइन किया था कि आप लोगों को मेंटेनेंस एनुअल दिया जाएगा, चार्ज दिया जाएगा आपको, और आपके आने वाले जो जनरेशन है उनको भी दिया जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे देखिए कि डिमांड, समय की ज़रूरत थी। उस टाइम पे किसी भी तरह से हमें उन स्टेट को अपने साथ इंटीग्रेट करना था ताकि भारत को एक साथ बनाए रख सके, इसीलिए ऐसी एग्रीमेंट साइन किए गए। लेकिन बाय द टाइम जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट देखा कि सरकार का एक बहुत बड़ा बर्डन है, इन चीज़ों पे खर्च होता है, इन 500-600 लोगों को हम मेंटेन करने के लिए इतना देश का जो बजट खर्च होता है, इसके बजाय गरीबों के ऊपर इसको स्पेंड किया जाए, सड़कें बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर, एजुकेशन, तो न जाने कितने जनता को इससे बेनिफिट होगा, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि इसको खत्म कर दिया जाएगा। और इससे काफ़ी उनकी पॉपुलैरिटी में इंक्रीमेंट हुई थी। उसके बाद जो इलेक्शन थे वो इसमें जीती भी थी, तो इसका एक बहुत भी इंपॉर्टेंट रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट वर द फैक्टर्स दैट फोर्स गोरबाचेव टू इनिशिएट द रिफॉर्म्स इन द यूएसएसआर।
हमने देखा था कि जो यूएसएसआर के लोग थे, सोवियत यूनियन के लोग थे, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे अपनी गवर्नमेंट से। 70 साल से एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रूल कर रही थी, पर जनता के टूवर्ड्स अकाउंटेबल नहीं थी। उनका बहुत ही लग्जरियस लाइफ था, आम जनता को ब्रेड और बटर तक नहीं मिल रहे थे। 10 साल तक अफगानिस्तान वॉर में उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया। पॉलिटिकल करप्शन, इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा समस्या थी वहाँ पे। उसके बाद जो गोरवा और लोग अवेयर हो रहे थे, उन्हें समझ, पहले उन्हें बताया गया कि हम बहुत डेवलप हो रहे हैं, अमेरिका से आगे है। बट जैसे जैसे कम्युनिकेशन सेक्टर डेवलप हुआ, उनको समझ में आ गया कि हम बहुत पीछे रह गए, अमेरिका हमसे बहुत आगे निकल गई है। तो जनता में जो डिससेटिस्फेक्शन है एकदम से फूट गया और वो लोग, जनता जो है बगावत पे आ गई। तो इन्हीं कारण से गोरबाचेव को पता होगा आपको कि 85 में उनको बहुत सारे इनिशिएटिव प्रोग्राम्स लेने पड़े, जिसके अंदर यही था कि सबसे पहले तो उन्होंने अफगानिस्तान वॉर को ख़त्म कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुमको मतलब बोलने की आज़ादी देंगे, वेस्टर्न कंट्री से रिलेशन अच्छा किया। अननेसेसरी जो हथियारों का जो होड़ था, यानी कि बहुत सारे जो डिफेंस के जो गुड्स बनाने में इन्वॉल्व थे, वो सब उन्होंने रोकने की कोशिश की। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण उन्हें इतने सारे इनिशिएटिव लेना पड़ा, लेकिन इनिशिएटिव लेने के बावजूद भी जनता उनसे सेटिस्फाइड नहीं हुई, क्योंकि वो जितने तेजी से वो चाहते थे उतनी तेजी से काम नहीं हो पाया। और गोरबाचेव दोनों ही तरफ से चले गए, क्योंकि ना तो जनता का सपोर्ट मिला, ना कि खुद की पॉलिटिकल पार्टी का। क्योंकि पार्टी के लीडर्स का कहना ये था कि गोरबाचेव बहुत ही तेजी से रैपिडली वो न्यू न्यू प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसके कारण गोरबाचेव की जो हालत बड़ी बुरी हो गई थी। ना तो जनता सपोर्ट मिला, ना खुद की पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट मिला। तो बताना कि क्यों करना पड़ा फैक्टर्स, ठीक है, क्या नहीं पूछा, क्यों करना पड़ा। कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या क्या उन्होंने रिफॉर्म्स किए, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि यहाँ पे पूछा है क्यों रिफॉर्म्स किए, और कई बार क्वेश्चन पूछता है कि क्या रिफॉर्म्स किए। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। कई बच्चे क्या होते हैं, जल्दबाजी में वो जैसे देखते हैं हाँ ये आता है, सीधा करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा 2 बार रीड कर लो बच्चे, क्योंकि अपने क्वेश्चन को समझे बिना लिख दिया तो आपके पूरे मार्क्स खत्म हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग के भी मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। कि जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में, तो क्या परिणाम हुए। कोल्ड वॉर एरा जैसे खत्म हो गया, बाइपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी का दौर स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस की बात की जा रही है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे इसमें सैम्पल पेपर अपलोड करो, इसका जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है उसका मैं एक ही वीडियो बना लूँगी, उसमें 4-5 जो सोर्स बेस्ड है मैं एक साथ डाल दूंगी, ताकि आप लोगों को करने में आसानी हो। यहाँ पे बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं था कि मैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को भी लिख पाऊँ, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मैं आप लोगों को 3-4 जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है वो यहीं पे अपलोड कर दूंगी, यहीं पे शो कर दूंगी, ताकि बेसिकली समझाना है कि कैसे एग्जाम में आते हैं। वो थोड़े ईजी भी होते हैं, बच्चे उसको आराम से कर लेते हैं। उसको फ्री के ही मार्क्स हम थोड़े बहुत कह सकते हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत चैप्टर से रिलेटेड नॉलेज हो तो। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, किसी और चैप्टर्स के भी आप लोग ऐसे सैम्पल पेपर चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। देखिए, आप लोग जितना कमेंट करेंगे, मुझे आप लाइक करेंगे सब मेरी वीडियोस को, ठीक है, उतना ही ज़्यादा मैं मोटिवेट होंगी और भी सब्जेक्ट्स के इस तरह के सैम्पल पेपर मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।